चपाटी सब बढ़िया। चलिए बेटा जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट, है ना। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना। आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट पोर्शन फ्रेंच रिवोल्यूशन, है ना, एंड द आइडिया ऑफ या यू कह सकते हैं एमर्जेंस ऑफ द नेशन, एमर्जेंस द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेकंड, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, हालांकि पूरे चैप्टर में हम यही कर रहे हैं, उसमें हमने शुरुआत है वो फ्रांस से की थी, क्योंकि फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन जो फ्रेंच रिवोल्यूशन से उभर कर आई थी, ठीक है ना, किसकी बेटा, नेशनलिज्म की। ठीक, अब देखिए हम जो यूरोप की बात करें तो बेटा यूरोप का आज जो हम मैप या मानचित्र देखते हैं उस वक्त वो वैसा नहीं था, ठीक है ना। वी विल सी इन द मैप एंड हैव डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, ठीक है ना। जैसे देखिए हियर इज द मैप ऑफ यूरोप बेटा, कि यहाँ पर किंगडम्स में डिवाइडेड है, डचीज एंड कंटोन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज, है ना, कि अलग अलग क्षेत्र हो गए आपके, और इन सभी के अंदर आपके राजशाहियों या डचियों या कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे खुद के, ठीक है। देखिए, दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। पहचान की भावना की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे, इसलिए अलग अलग भाषाएं बोला करते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे, ग्रुप्स, ठीक है। अब देखिए पहले द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, हैब्सबर्ग एम्पायर का, ठीक है। अब इसमें देखो ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल वाज ए पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स, मतलब जहाँ पर ज़्यादातर जो लोग जो हैं वो आपके जर्मन भाषा का प्रयोग करते थे। अरिस्टोक्रेटिक का मतलब आप कह लो कुलीन वर्ग जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, जो हायर क्लास जो होती है या अपर क्लास जिसे हम कह रहे हैं, वो वर्ग जो है वेल्दी क्लास यू कैन से, तो वो वर्ग जो है वो जर्मन भाषा का प्रयोग करता था। आपके लैंग्वेजेस जो प्रोविंसेस थे, मतलब भाषी प्रांत है, वो भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग magyar भाषा बोलते थे, ये आपका हंगरी, ठीक है ना, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे, मतलब हाफ पॉपुलेशन तो magyar बोली और बाकी डायलेक्ट्स। गालिशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था, ठीक है ना। इन प्रभावशाली जो भी समूह थे, इनके अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर बहुत सारी संख्या में लोग जो हैं वो खेती करने वाले लोग अधीन, आप ये कह सकते हो, व्यवस्था के अंदर रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन, ठीक है ना, स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेंस, मतलब आप ये कह सकते हो जिनसे इनको जानते हैं, इनका एथनिक कंपोजिशन या ग्रुप हो गया, ठीक है ना। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रोमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अब बेटा ऐसा जो फर्क है इनकी राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था, क्योंकि सब अलग अलग हो गए ना, डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप्स भी हो गए, एथनिक भी अगर हम देखें तो भी, कल्चर की दृष्टि से भी अलग हो गए। तो इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी, कि ये सभी, इनका जो भी रूलर था उसके प्रति जो सब है वो अपनी क्या निष्ठा रखते थे, अलायंस टू द एम्परर, ठीक है। अब इनके बीच में बेटा आपकी नेशनलिज्म की फीलिंग को कैसे क्रिएट किया जाए और नेशन स्टेट कैसे इमर्ज हो, ये बहुत बड़ी समस्या थी कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज, कि वो कैसे उभरा, राष्ट्रवाद और बेटा राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, ठीक है। अब हमें देखिए यही देखना है। आते हैं द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, है ना। अरिस्टोक्रेसी कौन से होंगे बेटा, आपका कुलीन वर्ग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अपर क्लास, ठीक है ना, या फिर आप ये कह सकते हो नोबल क्लास जो है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी शहरी हवेलियों के, जायदाद के जो मालिक थे, स्टेट्स। देखिए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द, मतलब कि जो आपके मालिक थे, ठीक है ना, वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट, महाद्वीप के ऊपर ये एक प्रभुत्व जमाने वाली, मतलब जिसका ज़्यादा अधिकार था, उस वर्ग के अंदर आपकी ये क्लास आती थी, मतलब ये वर्ग है वो आता था, सोशली भी बेटा एंड पॉलिटिकली भी, ठीक है ना, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, ठीक है ना। एंड द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय ए कॉमनली वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स, कि ये इसके जो मेंबर्स थे, ठीक है ना, इनके बीच एक साझा जीवन शैली थी जिनसे इन सबको बांधे हुए था, इसीलिए क्योंकि एक आम भाषा का प्रयोग करते थे, आम इनके लिए, ठीक है ना, कॉमन लैंग्वेज वो इनके लिए थी। दे स्पोक फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे, जो उस वक्त अदब की भाषा मानी जाती, मतलब फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी, उस समाज के अंदर इस भाषा का प्रयोग करते थे, और इनके जो परिवार है वो आपस में वैवाहिक संबंधों द्वारा जुड़े हुए थे, ठीक है। बड़ा वर्ग जो था बेटा वो एक था आपका पीजेंट्री, किसानों का, ठीक है ना, और मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो इसकी जो है वो क्या करती थी, आपकी जो लैंड है या आपकी जो जमीन है उसकी मालिक थी आपके ईस्ट में भी और आपके सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूरोप के अंदर भी, मध्य जो आपका यूरोप है उसमें भी बेटा, और आपके पूर्वी जो भाग है उसके अंदर भी ज़्यादातर जो है वो आप मतलब आपके किसान वर्ग या इस वर्ग के अंदर आते थे। इसके अंदर या तो बेटा वाज फ्रेम्ड बाई, ये जो आपकी पीजेंट्री है वाज फ्रेम्ड बाई टीनेट्स
एंड स्मॉल ओनर्स, ठीक है ना। वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट्स व्हिच वर कल्टीवेटेड बाय सर्व्स। सर्व्स हमने पहले भी किया था ना, भूदास जिसे हम कहते हैं। भूदास है वो उसके ऊपर खेती करते थे, मालिक है वो आपकी है पर खेती है वो भूदास कर रहे हैं, ठीक है ना। वही उस लैंड को है वो कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेटा आपका वेस्टर्न या सेंट्रल पार्ट का भी, इस तरफ का जो पार्ट है सेंट्रल यूरोप का भी, उसमें आपके धीरे धीरे क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है ना। मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, औद्योगिक उत्पादन जो है वो आपका बढ़ने लगता है। जैसे जैसे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी बेटा, हमें पता है आपकी ग्रोथ ऑफ टाउन्स, शहरों का भी विकास होगा ना, उनकी भी वृद्धि होगी। क्योंकि जहाँ अर्बनाइजेशन इंडस्ट्री जहाँ डेवलप होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होता है तो उसके साथ साथ अर्बनाइजेशन भी होता है, शहरों का विकास होना भी शुरू होता है। हमने किया था ना, क्योंकि वो उसको फैसिलिटीज़ हैं या फिर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना, और उनसे वो गुड्स हैं वो आप लेते भी हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है, ग्रोथ ऑफ टाउन्स, शहरों का विकास भी होना शुरू हुआ। और सेकेंड आपका हुआ इमरजेंस ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन, ठीक है ना। आपका व्यापार वाणिज्य जो है बेटा, उसका फैलाव है वो भी आपका धीरे धीरे शुरू हो गया। मतलब बाजार के लिए उत्पादन करने लगे तो औद्योगिकीकरण जो है उसके साथ साथ बेटा आपके वाणिज्य वर्गों का उदय भी होने लगा। और इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण है वो 18th सेंचुरी में, इंग्लैंड में मतलब आप इस वेस्टर्न पार्ट में चले जाओ, वहाँ पर 18th सेंचुरी में हो गया था। परंतु बेटा अगर हम इन यूरोप के इन पार्ट्स की बात करते हैं, राज्य के या आपके यूरोप के जो अन्य हिस्से जैसे फ्रांस या जर्मनी, तो इनमें आपका 19th सेंचुरी में आके आपका स्टार्ट होता है। किसकी बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नए सामाजिक समूह है बेटा वो अस्तित्व में आते हैं, श्रमिक वर्ग आते हैं काम करने के लिए, उद्योगपति हैं या आपके बिजनेस क्लास है या आपके ट्रेडर्स हैं, ये सब धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगते हैं। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद, कुलीन विशेषाधिकार कौन से, अरिस्टोक्रेटिक जो आपकी क्लास थी जिसको कि प्रिविलेज बाय बर्थ था या पहले से जिसे अपर क्लास कहा जाता था, जब वो समाप्त हो गया और हमने बात की थी बराबर अधिकार, यूनिफॉर्म लॉज की या इक्वल राइट्स की, तो वो आ जाने के बाद में एक आपका एजुकेटेड क्लास है वो उसकी इमरजेंसी वो उभर कर आई, उसकी स्थापना है वो होने लगी। अब एजुकेटेड और मिडिल क्लास आने के बाद बेटा इनोवेटिव आइडियाज़ भी आए, ठीक है ना। आपका शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार हैं वो लोकप्रिय हुए। वही हमें अब नेक्स्ट में करना है, लाइबरलिज्म जिसे हम कहते हैं। बेटा जी आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द एबोलिशन ऑफ द प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, ठीक है ना, विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद देयर वाज गेन अ पॉपुलैरिटी ऑफ ए न्यू टर्म। आपकी जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी बेटा उनके मध्य या उनके बीच जो है एक नई विचारधारा, एक न्यू आइडियोलॉजी है वो उभर कर आए। तो इमरजेंस ऑफ न्यू आइडियोलॉजी थी बेटा वो आपकी क्या थी, लाइब्रेरी, ठीक है ना, लाइब्रलिज्म जिसे हम उदारवाद कहते हैं, ठीक है ना। ये एक तरह का नया विचार था, किस प्रकार से कि जिसमें वो स्वतंत्रता चाहते थे। क्योंकि लाइब्रलिज्म जो है या आपका एक जो वर्ड है, ठीक है ना, इट इज डेरिव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, एक लातीनी भाषा के शब्द से लिया गया है जिसमें लाइबर होता है। लातीनी भाषा का शब्द है वो है लाइबर, लाइबर से ही लाइब्रलिज्म बना है। और लाइबर का मतलब होता है बेटा फ्री, या फिर हम ये कह सकते हैं स्वतंत्रता, ठीक है ना, या स्वतंत्र कह लीजिए आप, ठीक है ना। फ्रीडम की हम बात करें, अब फ्रीडम का मतलब जो है वो सबके लिए अलग अलग होगा। हम बेटा उसे सोशली लेंगे, इकोनॉमिकली लेंगे या पॉलिटिकली लेंगे, ठीक है ना, तो अलग हो जाएगा कि आप स्वतंत्र कैसे हैं। पॉलिटिकल देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट्स दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना, लोगों के द्वारा चुनी हुई या लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, ठीक है ना, वही सरकार चलाए, ठीक है, वो आपका पॉलिटिकली हो जाता है। इकोनॉमिक की बात करें तो शायद रेस्ट्रिक्शंस है वो बंद हो जानी चाहिए जो भी ट्रेड पर है। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन, एक एक देखेंगे। लाइब्रलिज्म जो है बेटा, जो न्यू मिडिल क्लास के अंदर जो नए आइडियोलॉजी उभर कर आई, तो ये मिडिल क्लास के लिए लाइब्रलिज्म का मतलब क्या था, ठीक है ना। आपका जो नया मध्य वर्ग था, उस नए मध्य वर्ग, नया जो मध्य वर्ग था उसके लिए बेटा लाइब्रलिज्म क्या था, इट स्टूड फॉर फ्रीडम, आजादी किसके लिए, फॉर द इंडिविजुअल, हर व्यक्ति विशेष के लिए, ठीक है ना। एंड इक्वलिटी मतलब समानता, मतलब स्वतंत्रता भी चाहिए बेटा और स्वतंत्रता के साथ साथ समानता भी चाहिए, किसके लिए, ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष, कि कानून के सामने सभी जो है वो बराबर हो। इंडिविजुअल मतलब हर व्यक्ति विशेष के लिए, और सभी है वो समान होने चाहिए। ये किसके लिए होगी, फॉर न्यू मिडिल क्लास। देखो बेटा ये इसलिए भी था कि जो वोटिंग राइट था वो भी सबको नहीं था। अगर हम अडल्ट सफरेज की भी बात करते हैं ना, सफरेज का मतलब बेटा यहाँ पर राइट टू वोट, मताधिकार जिसे हम कहते हैं, राइट टू वोट, मत देने का
का जो अधिकार है ये भी सबको नहीं था। आपको ध्यान होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब उससे पहले चले जाइए तो उससे पहले जो आपके 3 स्टेट्स बने हुए थे ना, 3 जो वर्ग थे, तो उनमें आपने देखा था कि जब आपकी रिप्रेजेंटेटिव्स की बात आई, असेंबली आपकी इलेक्ट होती थी, तो उसके भी अंदर भी एक्टिव सिटीजन्स को लिया जाता था। अडल्ट भी सभी नहीं थे, वो भी प्रॉपर्टी वाले, ठीक है ना, जिनके पास प्रॉपर्टीज या संपत्ति विहीन जो थे उनको ये अधिकार नहीं था, मतलब वोटिंग राइट उनके पास नहीं था, मताधिकार या मत देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। और जब आपका नेपोलियन जो रूल आ गया था, नेपोलियन रूल के दौरान भी जो फीमेल थी उनको भी बाहर रखा, उन्हें अवयस्क दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। कैसे देखिए, सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो उनकी पिताओं की या फिर उनके पतियों के अधीन उनको कर दिया गया था, मतलब उन्हें भी अधिकार नहीं था। फिर आपके मूवमेंट हुए, क्लब्स बने और बाद में आवाज़ उठाई, तब जाकर ये अधिकार है वो सबको मिला था, हर अडल्ट को। तो इसलिए यहाँ पर क्या, इक्वलिटी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, सभी समान है, सबके लिए है। अब जब हम यही पॉलिटिकल बात करते हैं, मतलब बेटा राजनीतिक रूप से, ठीक है, राजनीतिक रूप से करेंगे तो देखो, इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, मतलब सहमति से। इट मीन्स मोनार्की सिस्टम नहीं होगा ना, अगर सरकार बना रहे हैं लोग तो इसका मतलब राजतंत्र तो खत्म हो गया है, राजा का शासन नहीं होगा बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट। सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए मांगे बढ़ती ही जा रही हैं। आगे देखिए बेटा, एंड ऑफ एटोक्रेसी, ठीक है, कि उस वक्त जो भी आपका तानाशाही है, जिसे आप राजतंत्र कहते हो, उसकी समाप्ति है वो भी होनी चाहिए, का जो भी निरंकुश शासक है वो सब भी समाप्त हो, सहमति की सरकार भी बने, ठीक है। और जो विशेषाधिकार थे, आगे भी देखिए, क्लरिकल प्रिविलेजेस, जो पादरी वर्ग को जो विशेष अधिकार मिले हुए था ना, फर्स्ट क्लर्जी को जो विशेषाधिकार है वो भी समाप्त होने चाहिए, ठीक है ना। एक ऐसा संविधान, ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, ठीक है ना, संसद के अधीन हो, इट मीन्स लोगों की सरकार हो। सीधी अगर हम बात करते हैं तो आप कह लीजिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना, लोकतांत्रिक सरकार की लोग मांग कर रहे हैं। तो इनकी नज़र में फ्रीडम का मतलब यहाँ पर लिबरलिज्म है, वो पॉलिटिकली ये हो गया, मतलब मोनार्की सिस्टम कंप्लीटली एंड एबोलिश हो जाना चाहिए और समाप्त हो जाना चाहिए। टू द नेक्स्ट, अब देखिए हम बात करते हैं आर्थिक रूप से स्वतंत्रता का क्या मतलब है। जैसे हम मानते हैं ना कि फ्रीडम हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, तो हमने भी यहाँ अलग अलग टर्म्स है वो उस हिसाब से ले लिया। तो आर्थिक रूप से मतलब ट्रेड के ऊपर जो भी बाउंडेशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो खत्म हो जाने चाहिए, पाबंदियाँ। कौन सी, देखिए, स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, ठीक है ना, स्वतंत्र होने चाहिए क्या, बाजार, एंड द एबोलिशन, ठीक है ना, ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस, कि राज्य या फिर जो भी कर लगाया जाता है ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, ठीक है ना, वस्तुओं, ठीक है ना, या फिर पूंजी के आवागमन के ऊपर जो भी कर होता है, बार बार कर दिया जाता है, ठीक है ना, वो या फिर जो पाबंदियां हैं उन सबको हटा दिया जाना चाहिए, रिमूव कर दिया जाना चाहिए। तो ये हो गया लिबरलिज्म, मतलब इकोनॉमिक लिबरलिज्म, है ना, ये इकोनॉमिक फ्रीडम। सरकार है वो मतलब गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट है, तो बेटा हो गया पॉलिटिकल लिबरलिज्म या पॉलिटिकल फ्रीडम, ठीक है ना। मिडिल क्लास के लिए क्या हो गए, ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ, तो वो आपके लिए क्या हो गया, मिडिल क्लास के लिए फ्रीडम हो गया, मतलब सबने अलग अलग तरीका लगाया। अब देखिए, जब हम बात करते हैं किसकी, इकोनॉमिक फ्रीडम की, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शंस है या आपकी जो पाबंदियां हैं, मतलब बाजारों की मुक्ति और चीज़ों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म कर दिया जाना चाहिए। इसलिए बेटा, क्योंकि एक टेरिटरी एरिया से जब दूसरे एरिया के अंदर जाते थे तो टैक्स है वो इंक्रीज या अलग अलग भी था। जैसे आपके इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि 39 ऐसे आपके संघ बने हुए थे, इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स थे, तो उन 39 संघों से जब जाया जाता था तो अपनी मुद्रा की नाप तोल की प्रणाली अलग अलग थी, मतलब एक जगह पर आपका मेजरमेंट का या नाप तोल का तरीका अलग है, वेट का या मेजरमेंट का। आज जब दूसरे टेरिटरी में जा रहे हो तो बेटा अलग है, तो मतलब आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो हर जगह ये माप तोल का पैमाना बदल जाता था, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता था उनके लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखो, दिस इज गिवन इन योर बुक, आपके हैं कि 1833 के अंदर अगर कोई भी एक मर्चेंट, ठीक है ना, मतलब एक व्यापारी है, वो ट्रैवलिंग करता है, यात्रा करता है, कहाँ से, हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग, ठीक है ना, किसके लिए, टू सेल हिज गुड्स वुड हैव हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम्स बैरियर्स, तो उसे 11 ऐसे ही शुल्क वाले जो क्षेत्र है उनसे गुजरना पड़ता था। मतलब कहाँ से, हैम्बर्ग से जो न्यूरेमबर्ग जा रहा है, तो ऐसे ही सीमा शुल्क नाका, मतलब आपके जो बैरियर्स हैं उन नाकाओं से उसे गुजरना पड़ता था। तो 11 जगह जाएगा, इसका मतलब 11 जगह उस पर
टैक्स इम्पोज होगा, ठीक है ना। एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% ऑफ ईच वन ऑफ देम, हर एक के लिए उसमें से क्या होगी 5% उसे पे करना पड़ता था। इतना ही नहीं, पैमाना भी बदल गया है। आगे देखिए, ड्यूटीज वर ऑफर लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द गुड्स एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। अलग अलग था, जैसे इसमें देखा कहीं पर 54.7 सेंटीमीटर कपड़ा है तो वही मेज में उतना ही कपड़ा 51.1 होता था, न्यूरमबर्ग में 65.6। तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, है ना, ट्रेडर्स के लिए। इसलिए वो चाहते थे कि ये पाबंदियां जो हैं ये खत्म होनी चाहिए, और इसीलिए बेटा इनको कम करने के लिए ही 1834 के अंदर, ठीक है ना, आपके ऐसे ही जोर्डन बनाया गया जिसे कस्टम यूनियन कहा गया। कस्टम यूनियन मतलब आपका ऐसे ही शुल्क संघ जो है वो बनाया गया, और इसके अंदर क्या कर दिया गया, आपके ऐसे इसी प्रकार के जो नाका थे या आपके जो बैरियर्स थे, ठीक है ना, उनको रिमूव किया गया एंड जॉइन बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। इन सब ने ये सब इसमें शामिल हुए थे। द यूनियन एबोलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, 30 से घटाकर और 2 कर दिया, ठीक है ना। 30 जगह आप पार कर रहे हो तो 30 जगह पर आपको क्या, उसके ऊपर हर बैरियर के ऊपर आपको शुल्क देना पड़ रहा है ना, आप पे कर रहे हो। तो अब वो करके क्या कर दिया, उन 30 जगह की बजाय सिर्फ 2 बना दी गई। जैसे हम टोल टैक्स देते तो जगह जगह आपके ऐसे लगा दिया जाए, आप हर जगह टैक्स पे करो, ठीक है, उसकी बजाय सिर्फ एक जगह। तो ऐसे ही बेटा आपका ये भी था, ये एक संघ बना दिया गया, जर्मन स्टेट्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हुए थे, और टैरिफ बैरियर्स जो ऐसे ही नाकाओं पर जो कर लगता था, ठीक है ना, उसको समाप्त कर दिया गया। तो बेटा जी इससे क्या हो गया, उनके लिए व्यापार करना है वो आसान हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका इकोनॉमिक लाइबरलिज्म, और इसमें मुद्राओं की संख्या है वो 2 कर दी, और उससे पहले वो 30 से ऊपर थी, क्योंकि मुद्रा भी तो हर जगह बदल रही है ना, ठीक है। इसके साथ साथ एक और फायदा भी हुआ, आपके नेटवर्क ऑफ रेलवे जो एक्सपेंशन ऑफ रेलवे नेटवर्क, तो उससे क्या आप इजीली भी सामान या मटेरियल को लाया ले जा सकते हो, ठीक है। तो इससे राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बन गया बेटा, और राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो, आर्थिक राष्ट्रवाद लहर है वो मजबूत होने लग गई। इसका मतलब लोग एक दूसरे के नजदीक भी आने लगे, तो बैरियर कम हो गए, करेंसी भी कम कर दी गई, और फिर कम्युनिकेशन गैप भी आपका कम हो गया है, ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड के लिए या मर्चेंट और ट्रेवल कर रहा है तो उसके लिए आसान हो गया है, किसके कारण, रेलवेज के कारण, ठीक। अब देखिए बेटा, इनके बाद आपके लाइबरलिज्म के बाद एक और आइडियोलॉजी, एक न्यू आइडियोलॉजी है वो एक और आती है, कंजर्वेटिव्स, जो कंजर्वेटिव्स लेकर आए थे। जैसे आपने 9th में किया था ना, आपके लाइबरलिज्म भी था, लाइबरल भी था, कंजर्वेटिव्स भी था, और बेटा एक और था, थर्ड वन था आपका रेडिकल्स, ध्यान होगा आपके, है ना। तो अब हम फिर कंजर्वेटिव्स पर आते हैं कि ये कौन थे। देखिए फ्रीडम की विचारधारा पढ़ने के बाद देखिए, आफ्टर द डिफीट ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद एक नई आइडियोलॉजी भी उभर कर आई, एक नई विचारधारा है वो और पनपती है, ठीक है ना। जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी, ठीक है ना, वो एक आप ये कह सकते हो कि एक ऐसी आइडियोलॉजी है उससे प्रेरित थी जो थी आपकी बेटा कंजर्वेटिज्म, जिसे रूढ़िवाद कहा जाता था। ये बिलीव करते थे कि जो इनकी पारंपरिक ट्रेडिशनल या पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो अच्छी हैं। देखिए कंजर्वेटिव्स जो हैं बेटा, मतलब जो भी रूढ़िवादी धारणा रखते थे, ठीक है ना, तो वो आपके क्या थे, बिलीव्ड दैट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस की पारंपरिक जो संस्थाएं हैं, ठीक है ना, जो पहले से स्थापित है वो होनी चाहिए ऑफ स्टेट, राज्य के लिए, एंड सोसाइटी। कौन सी पारंपरिक संस्थाएं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें समाज आपका बटा हुआ था, या जिस आप ये कह सकते हो कि राज्य या समाज को की पहले से स्थापित जो पारंपरिक संस्थाएं थी वो होनी चाहिए। तो वो कौन सी संस्थाएं थी, देखिए मोनार्की मतलब हो गया राजतंत्र, ठीक है, मतलब राजा का ही शासन होना चाहिए, रूलर है वो एक व्यक्ति होगा वो भी राजा, तो राजतंत्र, ठीक है ना। चर्च जैसे आपके पहले था जो धर्म के बारे में बताता था। सोशल हायरार्की बेटा ये आपका क्या, समाज के अंदर ऊंचा नीचा, हम जो क्लास या वर्ग जो लेते हैं कि सबसे अपर, फिर उससे लोअर, फिर या उससे नीचे, तो इस तरह से सोशल हायरार्की ऊंच नीच जो भी थी वो भी होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रॉपर्टी एंड द फैमिली, ठीक है ना, संपत्ति या फिर परिवार जो है ये ऐसे कैसे सुरक्षित रहने चाहिए, मतलब ये वो विचार आप ये कह सकते हो वो कॉन्सेप्ट या संकल्पनाएं थी जो पहले से थी, तो ये अब भी होनी चाहिए। सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। परंतु बेटा इतना भी पुराना नहीं चाहते थे ये कि ये पहले चले जाए, कब, आपके बिफोर, मतलब आप ये कह सकते हो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले, ठीक है ना, कि प्री फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अगर आप चले जाओ तो वो भी नहीं चाहते थे। कब, जब लुई 16 का समय था, कि बराबर ही नहीं थे कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट है वो लुफ्त उठाते थे हर चीज़ का, और थर्ड जो था आपका कॉमन जो पीपल थे, ठीक है ना, वो पिसते रहते थे। तो इतना पुराना भी इन्हें नहीं चाहिए था। इन्हें चाहिए था कौन सा समय, मॉडर्नाइजेशन वाला, जिसमें आपकी जो चीज़ें विकास में बाधा बनती है उनको रिमूव कर दिया जाना चाहिए,
ठीक है ना, उन्हें हटा देना चाहिए, एबोलिश कर देना चाहिए। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट में जो नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद जो चेंज हुआ था, ये वैसे ही चेंजेस चाहते थे, ये वो परिवर्तन चाहते थे, ठीक है ना। मतलब कैसे, देखिए कि क्या चाहते थे, वांटेड है मॉडर्न आर्मी, आधुनिक है वो आर्मी सेना होनी चाहिए, एक प्रभावशाली नौकरशाही भी होनी चाहिए, ठीक है ना, एफिशिएंट बनाने के लिए शासन को, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को भी, एंड डायनेमिक इकोनॉमी, गतिशील अर्थव्यवस्था भी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पीपल है, रेस्ट्रिक्शंस है, बैरियर्स है, पाबंदीज है, जो भी पाबंदी आती है उनको रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है ना, लीनियंट हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, द एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंती व्यवस्था जो थी, ठीक है ना, सामंतवाद, और बेटा सर्वडम था आपका भू दासत्व, ठीक है, और ये हो जाएगा सामंत के सामंती व्यवस्था, ठीक है ना। ये सब एवोल्यूशन का मतलब समाप्त होनी चाहिए, इन सब को खत्म कर दिया जाना चाहिए। इस पर यकीन करते थे कौन बेटा, आपके कंजर्वेटिव्स है, वो इन पर यकीन करती थी, ये भी चाहती थी, पर मैं आपको बता रही हूँ ये चाहते, इतना पुराना नहीं चाहते थे जो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन में था। मतलब अपनी संस्कृति से, परंपराओं से जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन अगर विकास में बाधा बनती है उन चीजों को हटाना भी चाहते हैं, तो मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता भी चाहिए। ऐसा मिला जुला समावेश था, वो आपके उस वक्त यूरोपियन कंजर्वेटिव्स है वो आपके बेटा डिमांड कर रहे थे। किस लिए, देखिए ये चाहते थे कि देखो इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, राज्य सरकार को ये बहुत ज़्यादा बेहतर या और अच्छा बना सकती थी, संस्थाओं को मजबूत बनाने में ये सक्षम थे या चाहते थे कि बने राजतंत्र हो, लेकिन इतना भी पुराना नहीं जिसके अंदर सब लोग बराबर ना हो, ठीक है। ये आपकी क्या थी, कंजर्वेटिव्स, मतलब जो इनकी डिमांड थी। अब देखिए यूरोपियन जो आपकी पावर्स थी, मतलब उस वक्त जो यूरोपीय शक्तियां थी बेटा चार थी, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ये चार क्यों, क्योंकि इन्होंने ही नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था, ठीक है ना, इनकी मेन मतलब आप ये कह लो मुख्य भूमिका थी, मेन रोल, ठीक है ना, इन डिफीटिंग नेपोलियन बोनापार्ट इन 1815 में इन्होंने हराया। तो हराने के बाद ये चारों जो शक्तियां, महाशक्तियां जो है, ये बेटा मिलती कहाँ पर, वियना के अंदर, किसके लिए, कि नेपोलियन के जो राज्य या जो क्षेत्र इनको मिल गया है उसमें सेटलमेंट करने के लिए, कि वो कैसे बांटा जाना चाहिए, उसका कितना भाग किस संघ के साथ मिला दिया जाना चाहिए। और कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ऑस्ट्रेलियन चांसलर जो है वो है ड्यूक मेटरनिक, याद रखना है। कांग्रेस का मतलब यहाँ हम पार्टी नहीं कह रहे हैं, यहाँ कांग्रेस का मतलब उस सम्मेलन से है जिसमें ये सब मिलते हैं, एक तरह से कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। तो उस वक्त उसकी जो मेजबानी है वो आपके कौन कर रहा था, ऑस्ट्रिया का चांसलर है ड्यूक मेटरनिक कर रहा था। और जितने भी डेलीगेट्स आप ये कह लो कि मतलब आपके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स या प्रतिनिधि वहां पर आए थे, ठीक है ना, ड्रीव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815, उन्होंने ही ट्रीटी ऑफ वियना आपकी 1815 की वियना संधि तैयार की। संधि का मतलब जिसमें ये फैसला लेना है कौन सा पार्ट कहाँ, किस टेरिटरी, किस क्षेत्र के अंदर मिलाया जाएगा, किससे हटाया जाएगा, तो उस सेटलमेंट है उसे ही ट्रीटी ऑफ वियना कहा गया। देखिए इसको हम समझने का प्रयास करेंगे बेटा विद द हेल्प ऑफ मैप, आप इसमें दिया हुआ है ये जो चेंजेस थे बेटा, देखिए विद द ऑब्जेक्ट ऑफ undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleon Wars। तो बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। पहला काम इन्होंने क्या किया कि बर्बन जो डायनेस्टी है उसको वापस ले आए, क्योंकि यही था लुई 16 का मतलब मोनार्की सिस्टम रीइंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने भी ना, ठीक है। फिर देखिए वाज रिस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्सेड अंडर नेपोलियन। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था, ठीक है। अब देखिए फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर देंगे ताकि भविष्य में फ्रांस का विस्तार ना हो, ठीक है ना, वो एक इम्पोर्टेंट या आप ये कह लो कि पावरफुल है वो या डोमिनेट करने वाला स्टेट या कंट्री ना बने। फिर आगे देखिए उसके बाद देखिए उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, ये आपका नीदरलैंड है, ठीक है ना, और इसी में बेटा बेल्जियम भी था, ठीक है ना, और दक्षिण में पिडमेंट में जिनोवा जोड़ दिया गया। प्रशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, ये आपका प्रशिया हो गया। और नेपोलियन ने जो 39 राज्यों का जर्मन महासंघ बेटा ये था आपका जर्मन महासंघ जो स्थापित किया था आपका, जिसे जर्मन फेडरेशन कहा गया था, जर्मन फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ठीक है ना, नेपोलियन ने जो बनाया था। इसे ऐसे के ऐसे रहने दिया गया, इसे नहीं छेड़ा गया। बात देखिए पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, ठीक है ना, ये रशिया हो गया और इसमें पोलैंड का एक हिस्सा इसको दे दिया गया, जबकि प्रसा को सेक्शनिक का एक हिस्सा प्रदान किया गया। अब इसका जो मेन पर्पस क्या था बेटा, उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि नेपोलियन ने
उन राजाओं को हराकर और उसको अपने उस टेरिटरी के अंदर इंक्लूड किया था, है ना। तो मेन इंटेंशन क्या होगी, वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, जिन्हें नेपोलियन ने उखाड़ फेंका था, इन्होंने उसे दोबारा बहाल किया, एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। और बेटा यूरोप ने एक नई व्यवस्था कायम कर दी, जो क्या थी, आपकी नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम कर दिया, ठीक है। लेकिन देखिए इसके साथ साथ 1815 में जो नई आपकी जो रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव जो आपका रूल आया या कंजर्वेटिव रिजाइम जो आया बेटा, इसे ये आपका क्या था, ऑटोक्रेटिक था, निरंकुश था, ठीक है ना। ये व्यवस्था निरंकुश थी। निरंकुश का मतलब अपनी चलाना ना, ऑटोक्रेटिक, जिसे हमने क्या कहा था, एब्सोल्यूटिस्ट, है ना। तो दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, ये बेटे बर्दाश्त नहीं करती थी आलोचनाएं या असहमति। ये ऐसी थी कि इनके शासन के प्रति सब सहमति ही जताएं, ठीक है। मतलब इसका वही हो गया कि फ्रीडम या आपको इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता नहीं है अपनी बात कहने के व्यक्ति, यू कांट एक्सप्रेस योर व्यूज, अपने विचार नहीं दे सकते, इसलिए सेंसरशिप फिर आ गया। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। इन्होंने क्या किया बेटा कि स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार जिन चीज़ों में भी झलकते थे, ठीक है ना, जिन भी चीज़ों में, चाहे बेटा आपके नाटक हो या आपके गीत हो या आपके न्यूज़पेपर्स हो, अखबार हो, इनके अंदर जहाँ पर भी इन्हें लगता था सरकार मतलब इनकी आलोचना हो रही है, ठीक है ना, तो ये क्या करते थे, उन अखबारों, किताबों, नाटकों या गीतों में जो भी बातें थी उन पर नियंत्रण लगा देते थे। तो नियंत्रण लगाना ही सेंसरशिप कहलाता है। ऐसे नियम बना दिए थे कि इनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं छापना, ठीक है ना, कुछ भी नहीं दर्शाना, कुछ भी नहीं बोलना। और फिर भी बेटा फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर दे रही। अब क्या हुआ, जब दोबारा सेंसरशिप आ गया तो लोग फिर से क्या, फ्रीडम की डिमांड करने लगे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की याद दिला दी लोगों को फिर से इन कंजर्वेटिव रिजाइम्स ने, ठीक है ना। और एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक जो है वो उदारवादी राष्ट्रवादी जो थे बेटा, उनके द्वारा एक मुख्य जो मुद्दा था वो क्या था, ये क्या चाहते थे कि प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, दिस इज गिवन इन योर पिक्चर, इसमें दिखा रखा है बेटा, जब मुंह ही बांध दिए गए हैं तो आप क्या बोलोगे, अपने विचार कैसे दोगे आप, है ना। कि आपको मुंह बांध कर कहा जाए बोलिए जो बोलना है, पाँव बांध के कहा जाए चलिए चलना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना बच्चे। तो ऐसा ही यहाँ पर भी था, ठीक है, जो इस पिक्चर में दिखाया गया है कि इससे अपनी ये अभिव्यक्ति नहीं दे सकते थे। इसीलिए बेटा यहाँ पर क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इसकी ये डिमांड करने लगे, ठीक है ना। नई कंजर्वेटिव ऑर्डर पास, मतलब आप ये कह सकते हो कि इन्हीं में से एक इश्यू जो लिया गया था लिबरल नेशनलिस्ट का, वो क्या था, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, की प्रेस को आज़ादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। और बेटा इससे फिर एक नई दोबारा से रिवोल्यूशनरी सोसाइटी उभर कर आई। आप ये कह सकते हो कि एक नया या फिर आपका क्रांतिकारी, ठीक है ना, समाज फिर से उभर कर आने लगा। और सीक्रेट सोसाइटीज जो है वो आपकी बनने लगी 1815 के बाद के वर्षों में। फिर धीरे धीरे ये बनना लगा और लोग जो है वो मुक्ति के लिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लगे, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है ना, स्वतंत्रता के लिए उनका संघर्ष है वो शुरू होने लगा। एंड दे वांटेड टू एबोलिश मोनार्की सिस्टम, या मोनार्कियल फॉर्म्स को एंड करना चाहते थे, अपोज कर रहे थे इसलिए वो, ठीक है। तो इन्हीं में जो नया चेहरा उभरा वो बेटा आपका कौन था, ये जोसेफी मैथ्यूनी का जन्म कहाँ पर हुआ, जिनेवा में हुआ था 1807 में। और एक मेंबर थे सीक्रेट सोसाइटी के, मतलब आपका एक ऐसा गुप्त संगठन था, ठीक है, कार्बोनेरी के गुप्त संगठन के सदस्य थे। और बेटे 24 ईयर्स में ही ये लिगुरिया में क्रांति करने के लिए इनको वहाँ से निष्कासित कर दिया, बहिष्कृत कर दिया गया था। फिर उन्होंने ऐसे ही 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, मतलब चुपके से रिवोल्यूशन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए। तो एक था बेटा यंग इटली मरसाई में, और दूसरा था बेटा आपका बर्न में, यंग यूरोप से भी, फ्रांस से भी, इटली से भी और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवाओं को भी इसने इन्होंने सम्मिलित किया, ठीक। इनका विचार था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों का प्राकृतिक इकाई थी। ये जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में गुप्त संगठन कायम कर दिए। ऐसे ही बहुत सारे आपके सीक्रेट सोसाइटीज है वो इमर्ज होने लगी, बनाने लगे, ठीक है। और बेटा उनके इस प्रयास को, इनके एफर्ट्स को देखने के बाद ही जो कंजर्वेटिव्स हैं वो बोगला गए। और इसीलिए, ठीक है ना, मेसनी जो है उनको ड्यूक मेटरनिख ने कहा कि ये उन सामाजिक व्यवस्था के सबसे खतरनाक दुश्मन है। जैसे आपके इसमें कहा गया है कि Massini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives, and Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order, कि वो हमारी सामाजिक व्यवस्था के सबसे खतरनाक दुश्मन ऐसा मानते थे। कौन, आपके जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, कौन बेटा, ड्यूक मेटरनिख। आपका हो गया पार्ट 2 कंप्लीट, ठीक है ना, जिसमें हम नई विचारधाराएं भी पढ़ी, आपकी कंजर्वेटिव्स की भी, लाइबरलिज्म वो भी पढ़ा। अब हम फिर से क्रांति करेंगे, तो वो क्रांति वाला हम फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बेटा आप इतना तैयार करिए और खुश रहिए बच्चे।